हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका चीनी दृश्य चित्रण स्टार्ट हो चुका था। तो चीनी दृश्य चित्रण में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार के टॉपिक्स को लेकर वो काम करते थे और किस प्रकार की चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, कौन सी चीज़ें उनको ज़्यादा प्रिय थी और कौन सी चीज़ों को उन्होंने कम मात्रा में अंकित किया है। तो ये आपका चीनी दृश्य चित्रण के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया था। बाकी की जो इसकी विशेषताएं थी कुछ, और इसका जो ऐतिहासिक विकास है, मतलब कि चीनी दृश्य चित्रण कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जाकर ख़त्म हुआ, तो वो चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं चीनी दृश्य चित्रण का ऐतिहासिक विकास क्या था। तो चीन में आरंभिक दृश्य चित्रण के उदाहरण हान युग के हैं। तो आप लोगों को जितने भी आप लोगों ने टाइम पीरियड पढ़ा हुआ है, शांग काल, हान काल, मिंग काल, चाउ काल, है ना, छिंग काल, जितने भी आप लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर पढ़ा हुआ है, तो सारी चीज़ों में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार आर्टिस्ट आए वहाँ पे और किस प्रकार उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स को लेकर चित्रण किया हुआ है। और अधिकतम जैसे आप लोगों ने पढ़ा है तो उसमें दृश्य चित्रकार ही ज़्यादातर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या चीज़ें उस टाइम पे यहाँ पे सारी संक्षिप्त रूप में जो आपको दी गई हैं वो जैसे कि आपका सारे युग में अलग अलग आर्टिस्ट थे और अलग अलग पेंटिंग्स करते थे, तो उन्हीं का संक्षिप्त रूप दिया है यहाँ पे कि किस प्रकार कौन से युग में क्या हुआ था। तो जैसे हान युग में बताया गया है कि तो जो सबसे पहले चीन के प्राकृतिक दृश्य के उदाहरण हैं वो कब देखने को मिलते हैं, तो वो आपके हान युग में देखने को मिलते हैं। तो इस समय टेक्सटाइल, दर्पणों तथा नक्काशी की वस्तुओं में अलंकरण में भी दृश्य चित्रण संयोजन के आरंभिक तत्व प्रकट हुए हैं। तो आपको पहले भी बताया मैंने कि जैसे कि चीन की जो दृश्य चित्रण है वो कभी कभी आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो जो यहाँ पे दृश्य चित्रण बने हुए हैं वो कहाँ पे, टेक्सटाइल मतलब कपड़ों पे भी बने हैं, और जो आपके शीशे बनते थे, दर्पण बनते थे, उनमें भी बने हैं। जो नक्काशी की वस्तुएं होती थी जिस पे वो अलंकरण करते थे, उसमें भी जो टॉपिक लिया है उन्होंने वो दृश्य चित्रों का ही लिया। जो पूरा कंपोज किया है उन्होंने, उसमें भी आपको दृश्य चित्रण देखने को मिलता है। तो सर्वप्रथम कुखाईचा ने ही दृश्य चित्रण को स्वतंत्र महत्व प्रदान किया। फिर भी उसके चित्रों में पर्वतों आदि की तुलना में मानव आकृतियां पर्याप्त बड़े आकारों में तथा अस्वाभाविक हैं। कहीं कहीं तो वह इतने बनावटी हैं कि पहचाने भी नहीं जाते। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि जो आपने कुखाईचा पढ़ा था, कुखाईचा के बाद आपने जियो पढ़ा था, तो दोनों आर्टिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट थे, है ना। तो सबसे पहले जो दृश्य चित्रण बनाया है वो किसने बनाया है, कुखाईचा ने बनाया है। और इसने क्या बनाया है, चित्रों में पर्वत भी बनाए हैं, लेकिन पर्वतों की तुलना में जो मानव आकृतियां थी वो ज़्यादा बड़ी दिखाई हैं। देखिए जैसे पर्वत होते हैं तो वो क्या होंगे, मानव से तो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना पर्वत, उनका तो कोई आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो, तो मानव के आगे, है ना। तो जो मानव होते थे उनको ज़्यादा बड़ा दिखाया और पर्वतों को छोटा दिखाया है। तो इन बहुत अस्वाभाविक लगता है वो चीज़ें देखने में, तो कहीं कहीं तो बहुत ही बनावटी लगता है और समझ में ही नहीं आता है कि क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके चित्रों में। तो 6 राजवंश के समय के दृश्य चित्रण एक सुंदर उदाहरण उत्तरी कोरिया में सुरक्षित है। चीनी पटचित्र की अनुकृति उपलब्ध है जिसमें संपूर्ण वातावरण पर प्राकृतिक दृश्य प्रभावी है। तो जैसे अभी देखिए आपने हान पढ़ा, फिर कुखाईचा के बारे में पढ़ा। अब देखिए कि जो 6 राजवंश है उसमें क्या कह रहे हैं, तो जो दृश्य चित्रण के उदाहरण मिले हैं उस समय के 6 राजवंश के, तो वो कहाँ पर सुरक्षित हैं, वो कोरिया में सुरक्षित हैं। और अधिकतम जो चीनी पटचित्र की अनुकृतियाँ भी यहाँ पे उपलब्ध की गई हैं। तो जो स्क्रॉल पेंटिंग, यहाँ पे जो कपड़ों पे पेंटिंग्स बनती थी उनकी कॉपी भी यहाँ कोरिया में सुरक्षित हैं। और इसमें संपूर्ण जो आपको देखने को मिलता है संपूर्ण कपड़े पे या पेपर पे, तो वो अधिकतर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलता है जो कि बहुत प्रभावी लगता है देखने में। तो थांग युग की दृश्य चित्रकला में मानव आकृति का कोई महत्व नहीं रहा। प्राकृतिक चित्रण को मानव चित्रण के समान ही महत्वपूर्ण समझा जाने लगा। तो देखिए अभी आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि यहाँ पे मानव आकृतियाँ कम बनी हैं, बल्कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण अधिक हुआ है। तो अब देखिए थांग युग की बात कर रहे हैं, तो थांग युग में क्या हुआ है, दृश्य चित्रकला में मानव आकृति का कोई महत्व नहीं रहा। मतलब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस दी गई है वो लैंडस्केप को दी गई है, और लैंडस्केप के साथ साथ इन्होंने जो मानव चित्रण किया है वो उसी के समान ही किया है। ये नहीं कि बिल्कुल अलग लग रहे हो दोनों, तो उसी के समान ही दोनों को महत्वपूर्ण समझा जाता था, मतलब मानव चित्रण को भी और लैंडस्केप को भी। लेकिन लैंडस्केप जो था वो ज़्यादातर बनाए गए हैं। तो इनके समय थांग दृश्य चित्रण की एक विशेष विधि प्रचलित हुई जिसे छिंगलू शान सुई कहा जाता था।
तो ये आपका जो छिंगलू शानसुई है, ये आपका एक साहित्यिक जो शैली के बारे में आपको पढ़ाया था थांग वंश में, ये उसी की बात कर रहे हैं, जो एक विशेष प्रोसेस था काम करने का, लिखावट के साथ साथ इनका जो चित्रकला होती थी वो भी बनाते थे। तो यही है आपका छिंगलू शानसुई। तो इसमें प्रधान रूप से नीले तथा हरे आदि चमकदार रंग विवरणों की संक्षिप्तता तथा तूलिका की कोमलता दर्शनीय है। तो ये जैसे छिंगलू शानसुई के जो चित्र बनते थे, इसमें अधिकतर जो रंगों का यूज़ होता था वो कौन सा होता था, तो नीले रंग का यूज़ होता था और उसी के साथ साथ हरे रंग का भी यूज़ होता था और चमकदार रंग होते थे। इसके साथ ये जो डिटेलिंग करते थे वो भी बहुत अच्छे से करते थे और तूलिका का जो संचालन है, ब्रश की जो हैंडलिंग है, वो भी यहाँ पे देखने के लायक है। 8वीं शती में वू ताऊ तुजू महान दृश्य चित्रकार हुआ। इसी समय वांग वेई का आविर्भाव हुआ, जो टूटी हुई स्याही के तकनीक का आरंभकर्ता माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। वू ताऊ तुजू के बारे में भी आपको अलग से पढ़ाया कि जो महान कलाकार माना जाता है, ये भी एक दृश्य चित्रकार है, ये भी एक लैंडस्केप आर्टिस्ट है। तो इसी समय एक वू ताऊ तुजू के टाइम पे वांग वेई भी आया। वांग वेई भी मैंने आपको सारा डिटेल में पढ़ा दिया है। तो इसने जो 2 प्रोसेस अपनाए थे, उसमें से यहाँ पे एक प्रोसेस का नाम बताया कि जो टूटी हुई तकनीक, स्याही की तकनीक, मतलब वो जिसको ब्रोकन इंक टेक्निक भी कहते थे, आपको सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं पहले भी। तो वो टेक्निक को अपना के इसने यहाँ पे लैंडस्केप बनाए हुए हैं। किसने? वांग वेई ने। इस समय का दूसरा प्रचलित तकनीक फैली हुई स्याही का था, जिसमें चौड़ी तूलिका से पानी के द्वारा स्याही को फैलाकर अथवा पतला करके लगाने की सुविधा थी। तो देखिए, ये ब्रोकन इंक टेक्निक तो उस टाइम पे थी ही, उसके साथ साथ क्या करते थे, ये पतली स्याही को भी यहाँ पे यूज़ करते थे और पूरे पेपर पे फैला लेते थे, उसके बाद इस पर कोई काम करते थे। तो ये वाला भी प्रोसेस यहाँ पे अपनाया गया। तो कुछ इस प्रकार आपका चीनी दृश्य चित्रण का ऐतिहासिक विकास भी खत्म हुआ, आपका चीनी दृश्य चित्रण भी खत्म हुआ और आपका लास्ट टॉपिक जो बचा है वो पगोड़ा है। तो पगोड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में जो है वो 80% आता ही आता है वो टॉपिक। तो अब हम पगोड़ा के बारे में पढ़ेंगे। पगोड़ा, चीनी पगोड़ा वास्तुकला का एक पारंपरिक हिस्सा है। सबसे पुराना और ऊंचा पगोड़ा लकड़ी का बना हुआ था, जिसका नाम क्या था? इंग्जिस पगोड़ा था। तो देखिए, ये पगोड़ा जो है आपके, ये कैसा है? वास्तुकला के रूप में, मतलब इसका स्थापत्य सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से माना गया है। और सबसे पुराना जो पगोड़ा माना गया है वो किसका बना था? तो वो लकड़ी का बना हुआ था। कौन सा था? उसका नाम था इंग्जिस पगोड़ा। और कुछ पगोड़ा जो थे वो ठोस थे, उनमें कोई आंतरिक नहीं था, तो मतलब अंदर जाने का कोई स्थान नहीं था। पगोड़ा सिर्फ बाहर से आपको देखने को मिलता और उसके आंतरिक में कोई भी चीज़ें, इंटीरियर उसका कुछ भी नहीं था, वो पूरा अंदर से सॉलिड था, ठोस बना हुआ था। और पगोड़ा के इंटीरियर में सीढ़ी की एक श्रृंखला है। तो जो भी ये पगोड़ा बनाए जाते हैं वो क्या होता है, अभी आपको इसका चित्र भी दिखाऊंगी, वो काफ़ी मंजिलों में भी बनाए जाते हैं, यानी कि सिर्फ एक मंजिला। तो उसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ी की पूरी श्रृंखला, मतलब सीरीज भी होती थी पूरी की, एक नीचे से लेकर पूरी ऊपर तक सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो उसका इंटीरियर इस प्रकार कुछ बनाया जाता था। तो पगोड़ा सब जो है वो पूजा स्थल का उल्लेख करता है। तो अभी आपको बताया कि धार्मिक स्थल है आपका पगोड़ा। तो यहाँ पे जो पगोड़ा बनते थे अधिकतम वो बुद्ध के लिए बनते थे, तो ये एक पूजा स्थल माना जाता था, पूजा स्थल को उल्लेख करता है। और ये पगोड़ा जो है वो आपको चीन में, जापान में, कोरिया में, वियतनाम में और इसके साथ साथ एशिया के भी अन्य हिस्सों में देखने को मिलते हैं। लेकिन अधिकतर जो है वो आपका चीन, जापान में देखने को मिलते हैं। अगर आप तिब्बत में भी देखने को मिलते हैं। अगर आप भारत की बात करेंगे तो आपको ऐसे पगोड़ा नुमा जो है मंदिर, बौद्ध मंदिर, वो आपको सिक्किम साइड में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे लेकिन ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं चीन, जापान और कोरिया के साइड में। तो इसके साथ साथ अधिकांश पगोड़ा का निर्माण एक धार्मिक कार्य के लिए किया गया था, जिनमें से अधिकांश बौद्ध और कभी कभी ताओ भी होते थे। तो अभी आपको बताया कि पगोड़ा जो है वो धार्मिक स्थल माना जाता था और बौद्ध पूजा के लिए अधिकतर ये बनाए जाते थे। इसके साथ साथ ये ताओवादी के लिए भी पगोड़ा का निर्माण करते थे। तो अब हम देखेंगे जो यहाँ का सबसे बड़ा पगोड़ा माना जाता है, जिसका नाम है जाइंट वाइल्ड गूस पगोड़ा। तो जाइंट वाइल्ड गूस पगोड़ा में ये विशाल पगोड़ा है, जिसे शियान में द सियन मंदिर परिसर में बड़ा गुज सबसे प्रसिद्ध पगोड़ा में से एक है। तो ये सियन मंदिर है, वहाँ के परिसर में ये पगोड़ा बनाया गया है और ये जो है काफ़ी बड़ा पगोड़ा माना जाता है और काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। तो देखिए, स्टार्टिंग में तो आपकी लकड़ी से पगोड़ा बने, लेकिन बाद में फिर किससे बना है? तो ईंटों से बना हुआ ये पगोड़ा आपका बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहा है। तो ये जो थांग राजवंश में 625 ईस्वी में बना ये पगोड़ा आज भी मिंग राजवंश के दौरान पुनर्निर्माण के बाद अपने मूल आकार को बनाए रखता है। तो बना तो ये थांग राजवंश के टाइम पे था, है ना। उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जो 625 ईस्वी में बना
सबसे बहुत पुराना है, ये काफ़ी पुराना है, 625 ईस्वी इसमें टाइम पीरियड दिया, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, है ना। तो ये आज जब मिंग शासक आए तो उन्होंने इसको फिर से एक अच्छे रूप में इसको बनवाया, पुनर्निर्माण करवाया इसका। तो जो आज का मतलब अभी भी ये पगोड़ा देखने को मिलता है, जो किसकी देन है, तो मिंग राजवंश की। और अपना जो पहले था सेम वही मूल आधार ही है, लेकिन बस उसको थोड़ा सा रिन्यू करा दिया था मिंग राजवंश के जो टाइम पे शासक थे उन्होंने। तो ये जो पगोड़ा है वो 7 मंजिला है और 64 मीटर लंबा है। ये आपकी जो बात कर रहे हैं वो जाइंट वाइल्ड गूस पगोड़ा की कर रहे हैं। तो आपका जो नीचे पगोड़ा दिया है ये यिंग कंट्री में है, तो आपका जो यिंग बताया था वो ये पगोड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके साथ साथ ये आपका जो जाइंट वाइल्ड गूस पगोड़ा भी बताया आपको, तो वो वाला जो पगोड़ा है वो ये है, जो कि 7 मंजिला भी आपको बताया कि बना हुआ है। ये यहाँ का काफ़ी फेमस पगोड़ा रहा है आपकी चाइनीज़ हिस्ट्री में। तो पगोड़ा कुछ इस प्रकार से होते थे उनका स्थापत्य कि वो ऊपर की ओर जाते हुए सकरे हो जाते थे और नीचे आते हुए चौड़े, मतलब पर्वताकार होते थे। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो इसका आर्किटेक्चर है ये कुछ इस प्रकार होता था, ये इस प्रकार यहाँ बाहर को निकला हुआ होता था। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये जो आपका ये बना हुआ है ये चीज़, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे पगोड़ा में प्रयोग की जाती थी आर्किटेक्चर बनाने के लिए। तो ये आपका पगोड़ा टॉपिक भी खत्म हुआ। आपका चाइनीज़ हिस्ट्री पूरी तरीके से यहाँ पे इस टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक था आपका, तो चाइनीज़ हिस्ट्री आपकी पूरी तरीके से ख़त्म होती है। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे जूम मीटिंग पर डिस्कस करें। धन्यवाद।